गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के थ्रू पार्टिकल इन 1D बॉक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कैसे पार्टिकल इन 1D बॉक्स काम करता है। तो हेडिंग डाल देता हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पार्टिकल इन 1D बॉक्स। ठीक है जी, चलिए जल्दी से देखते हैं क्या होता है पार्टिकल 1D बॉक्स पार्टिकल। तो यहाँ पे कह रहा है प्रॉब्लम नंबर 12 है अप्लाई स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन टू ए पार्टिकल इन 1D बॉक्स। तो इसमें कह रहा है कोई एक फ्री पार्टिकल है वन डायमेंशन बॉक्स में। अब व्हाट इज वन डायमेंशनल बॉक्स, तो देख लेते हैं। लेट अस से ये कोई बॉक्स जो वन डायमेंशनल है, मान लीजिए ये इसका ओरिजिन है 0। तो आप देखेंगे इधर को जो लेंथ है इसका, इसको मैं प्लस एल मान लेता हूँ, और इधर को जो लेंथ है इसका माइनस एल मान लेता हूँ। लेट अस से यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ओनली 1D बॉक्स पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है आपका, ठीक। और इसको ये जो वेल है 1D बॉक्स लिखा है, जैसे कई जगह लिखते हैं 1D बॉक्स 1D वेल, वन डायमेंशनल वेल, कुआं कह देते हैं इसे, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, जो यहाँ पार्टिकल फंसा है, लेट अस से उसको यहाँ से निकलने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। उसको यहाँ से निकलने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। दैट मीन्स ये पार्टिकल है, इसको बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी का मतलब क्या है, इसको बाहर निकालने के लिए जो पोटेंशियल है वो इन्फाइनाइट चाहिए। लेट अस से प्लस एल वाली साइड से अगर ये निकलना चाहता है तो इसको प्लस इन्फाइनाइट एनर्जी चाहिए। सिमिलरली यहाँ से निकलना है तो माइनस इन्फाइनाइट इसको जो है यहाँ से निकलने के लिए लेट अस से उसकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो ऑब्वियस बात, आपको पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है। बॉक्स से बाहर निकलना है, वेल से बाहर निकलना है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है मैं इन्फाइनाइट मान के चलता हूँ। यदि अब देखिए यहाँ से अगर इसको बाहर निकलने के लिए, पार्टिकल को बाहर निकलने के लिए इन्फाइनाइट एनर्जी चाहिए, इन्फाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो ऑब्वियस बात है हम खुद ही समझ सकते हैं कि इन्फाइनाइट एनर्जी तो ऑब्वियस गॉड के पार्ट है। डेट मीन्स मैं मान के चल रहा हूँ कि ये पार्टिकल इस वेल के अंदर अच्छे से फंस चुका है। डेट मीन्स बाहर निकलने के लिए उसको जो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए, इन्फाइनाइट। तो एक इन्फाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी वाला आपके पास कुआं है जिसके अंदर एक पार्टिकल फंस चुका है। तो हम देखेंगे 1D बॉक्स में उसके लिए टोटल एनर्जी के अगर टाइप्स होंगे, क्या क्या एनर्जी मोड्स होंगे, वो जनरली हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, 1D अगर हम सीख लेंगे तो इससे ही हम 2D की कोशिश करेंगे, और इससे ही हम 3D की कोशिश भी करेंगे। तो वन डायमेंशनल बॉक्स से हम 2D एंड 3D की भी कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये है 1D बॉक्स। चलिए, तो इसमें सबसे पहले मैं बुक के अकॉर्डिंग ही चलने की कोशिश करूंगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे पोटेंशियल बॉक्स बनाया गया है। देखिए, अ सिस्टम इन विच पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो विद इन ए क्लोज्ड रीजन एंड इनफाइनाइट एवरीवेयर एल्स टू नोन एज ए पोटेंशियल बॉक्स। क्या कह रहा हूँ फिर से सुन लीजिए। आपने ये ओरिजिन माना, इसकी इधर लेंथ ए मान रखी, आपने प्लस एल मानी थी, इधर आपने माइनस एल मानी थी, और आपने ओरिजिन माना था। तो मैंने क्या कहा कि इस बॉक्स के अंदर जो है एक फाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, पर बॉक्स से बाहर निकलने के लिए आपको इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। दैट मींस बॉक्स पार्टिकल बॉक्स से बाहर किसी भी केस में नहीं निकल सकता, बिकॉज हम ह्यूमन है, हमारे पास इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। हम पे एक क्षमता है, मतलब दैट मींस हमारी पोटेंशियल एनर्जी एक लिमिटेड है। और ऑब्वियस बात है अगर इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी दे रहा हूँ तो इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी केवल ऑब्वियस है गॉड ही दे सकता है। तो ये हमारी बस की नहीं है कि हम उस इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी वाले बॉक्स से किसी पार्टिकल को बाहर निकाल सके। तो ये लिखा है सिस्टम इन विच पोटेंशियल एनर्जी जीरो विद इन अ क्लोज्ड रीजन। दैट मींस इसके अंदर तो ऑब्वियस बात है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं जीरो मान के चलूंगा, बट इनफाइनाइट मानूंगा एवरीवेयर एल्स। दैट मींस इसके बाहर कहीं भी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं इनफाइनाइट मान के चलूंगा, ये कह रहा है। फिर
इसके बाद कह रहा है पार्टिकल इन 1D बॉक्स, इसको पढ़ लेना। पार्टिकल 1D बॉक्स सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है ताकि हम बता सके कि 1D 1 डायमेंशन में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का या फिर किसी भी वेव टाइप पार्टिकल का क्या मोशन होने वाला है, क्या मोशन होने वाला है। तो उसने क्या लेके चला, अब देखिए जो बुक में लेके चल रहा है, ये ओरिजिन से लेकर प्लस ए की तरफ, मतलब प्लस एल की तरफ, डेट मीन्स ये जो आप ओरिजिन लिया था आपने, ये जहां पे x बराबर 0 था उसकी लेंथ 0 थी, तो यहां से मैं x बराबर 0 से लेकर x बराबर इसकी लेंथ l तक लेके चल रहा हूँ कहानी को। तो मैं लेंथ x बराबर 0 से x बराबर l तक इस कहानी को लेके चल रहा हूँ। इसके अंदर देखूंगा कि भैया ये पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ये पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है फ्रंट और बैक में, ठीक है जी। ये पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है वो मैं देखने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो उसका क्या वेव मोशन रहेगा, क्या उसकी एनर्जी रहेगी, क्या उसके लिए वेव फंक्शन रहेगा, वो सब मैं यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो ये सब मैं यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगा। तो इनको देखते हैं अब वन बाय वन और समझते हैं इनको वन बाय वन। चलिए, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, x बराबर 0 होगी लेंथ, मैंने x बराबर l मानी है तो मैं l ही मान के चल रहा हूँ, a बुक में ले रखा है कोई दिक्कत नहीं, a मान लीजिए। ठीक, मैंने x बराबर l माना है, लेंथ क्या कह रहा हूँ 0 लेंथ से लेकर x बराबर l लेंथ तक जो है इसका बॉक्स का लेंथ है, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके एवरीवेयर एल्स मैंने देखा था इनफाइनाइट है। अब देखिए मेरा वेव फंक्शन जो है यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पे मेरा जो वेव फंक्शन है वो जो है मतलब बाउंड्रीज पे हमेशा जो मेरा वेव फंक्शन रहेगा वो 0 रहेगा। इसके अलावा जो वेव फंक्शन इस बॉक्स के अंदर रहेगा वो वेव फंक्शन कितना रहेगा, मैं क्या कह रहा हूँ वेव फंक्शन बाउंड्रीज पे कितना रहेगा, ऑब्वियस 0 रहेगा, और वेव फंक्शन जो इस पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर जो है वो हमेशा वेव फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्या होगी अभी मैं निकाल के देखूंगा। ठीक, और अभी मैं देखूंगा बाउंड्री कंडीशन पे भी क्यों ये वेव फंक्शन 0 हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं वेव फंक्शन की बात करूं तो मेरा वेव फंक्शन जो है साई बराबर ए साइन एन पाई एक्स बराबर एल होता है, एन पाई एक्स बराबर एल होता है। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन देखूं, मैं यहाँ पे साइन, ऑब्वियस बात है मैं बाउंड्री पे कह रहा हूँ वेव फंक्शन मेरा 0 हो जाएगा, वाई क्योंकि बिकॉज बाउंड्री पे x बराबर 0 है, यदि मैं x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो आप सभी को होता है साइन 0 0 होता है, तो दैट मीन्स मेरा वेव फंक्शन जो साई है वो इस कंडीशन पे 0 होगा। ये बात को बस समझ लेना जल्दी से। अब ऐसे ही ए साइन x बराबर l है तो मैं l बाई एल रखूंगा, देखो x की जगह पे l रखूंगा, l से l कट जाएगा, और आप सभी को पता है साइन एन पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो बाउंड्री कंडीशन पे जो मेरा साई है वो 0 हो जाएगा। बोलिए भाई क्या इतनी बात क्लियर है, मुझे पहले इतना बता दो 1D बॉक्स के लिए कहाँ पे वेव फंक्शन 0 होगा, ये जनरली आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि आपसे डेरिवेशन कराएगा, बट आपसे क्या करेगा ये जरूर क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाउंड्री कंडीशन 1D बॉक्स के लिए क्या होती है, वहां पे जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वहां पे आपका वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, जनरली ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बोलिए भाई इतनी बात क्लियर है सभी के, पहले मुझे यहाँ तक बता दीजिए इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, बोलो जल्दी से फास्ट। हाँ जी भैया। यस भैया। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं, बुक में सब कहानी कह रहा है इसको पढ़ लेना, ये मैं अभी यही चीज को कह रहा हूँ कि कहाँ पे 0 बनेगा, कहाँ पे मैक्सिमम बनेगा, कहाँ पे मिनिमम बनेगा, ये सब यहाँ पे कहना चाह रहा है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद मैं आता हूँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे। दो तरीके से मैं आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा चुका हूँ, आई थिंक आपने दोनों तरीके अच्छे से देख लिए होंगे, रिकॉर्डेड फिजिकल का मैं रिकॉर्डेड दूंगा। एक्चुअली इनऑर्गेनिक के टाइम पे अगर मैं कहूँ कहानी, तो इनऑर्गेनिक के टाइम पे मुझे नहीं पता था कि हाउ टू रिकॉर्ड, कैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अगर मैं देखूं तो शायद ऑर्गेनिक की सेकंड या सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद शायद थर्ड चैप्टर के अंदर एंटर कर रहे थे, तब से मुझे इस रिकॉर्डेड सेशन के बारे में कुछ आइडिया आया। तो इनऑर्गेनिक तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, जबकि आपका ऑर्गेनिक थर्ड ईयर वालों का क्यों रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि थर्ड ईयर के ऑर्गेनिक में आपको पता है ज्यादातर क्लासेस में जो भी चीज है ज्यादातर मैकेनिज्म वगैरह का पोर्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने मैकेनिज्म वगैरह का पोर्शन आपसे कराया था। अगर मैं वहाँ पे रिकॉर्ड करता तो आधी से ज्यादा क्लास तो खाली ही रहती थी, खाली का मतलब ये कि जिसमें आपको मैकेनिज्म करने का टाइम देता था, तो इसलिए मैंने ऑर्गेनिक की क्लासेस जो है ज्यादातर रिकॉर्ड नहीं की थी। पर फिजिकल की मैं सारी ही क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा, बिकॉज क्योंकि फिजिकल में मुझे सब कुछ ही पढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आप खुद कर लेंगे, यहाँ तो मुझे सब कुछ पढ़ाना ही पड़ेगा, और जो मुझे पढ़ाना है तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लिया करूंगा। जबकि ऑर्गेनिक में आपने देखा था कि मैकेनिज्म वाला पोर्शन ज्यादातर आपने ही करा था, पढ़ाया वही पोर्शन था जो बिल्कुल आपके लिए न्यू था, ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक का अगर दोबारा से एक बार रिवीजन बैच होगा तो मैं उसको भी रिकॉर्ड करके आपके लिए रख दूंगा, तो फिजिकल की ज्यादातर क्लासेस या सारी क्लासेस में बोलूँ आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। चलिए खैर,
तो यहाँ पे साई बराबर मैंने बोला a sin n बाई x बाई l, ये अभी इक्वेशन आई नहीं है, ये आपको निकालनी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, आपको इक्वेशन निकालनी है। बट मैंने आपको बताया कि जो आप इक्वेशन निकालेंगे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, तो आपको बाउंड्री कंडीशन में समझा सकूं इसलिए मैंने आपको ये डायरेक्टली बता दिया कि बाउंड्री कंडीशन पे क्यों फंक्शन 0 हो गया। तो आपने देखा x बराबर 0 रखा, n बाई एक्स बाई एल, एक्स बराबर 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और फिर आपने मैक्सिमम कंडीशन रखी x बराबर l रख दिया, तो l बाई एल, l से l कट गया, तो ये हो गया a sin n पाई। और आप जानते हैं a sin n पाई हो गया, तो n पाई sin n पाई का फंक्शन हमेशा 0 ही होता है, दैट मींस बाउंड्री पर फंक्शन आपका 0 रहेगा। तो ये बाउंड्री कंडीशन आपको समझानी है। हालांकि ऑब्वियस है, आपको अगर डेरिवेशन आता तो आपको ये पहले नहीं बाद में लिखना पड़ता कि भैया बाउंड्री कंडीशन हमने ऐसे मान के चलिए, बट आपका ऐसे कोई ड्राइव तो करके नहीं दिखाना है, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा तो आपको बस बाउंड्री कंडीशन पता होनी चाहिए कि बाउंड्री पे साई क्या होता है, बाउंड्री के अंदर साई क्या होगा। तो बाउंड्री के अंदर साई बराबर a sin n पाई x बाई l होगा, ठीक है ना। ये हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले अगर मुझे इक्वेशन ड्राइव करनी है तो मैं लेके चलूंगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3D बॉक्स वाली या 1D बॉक्स वाली, क्योंकि मैं 1 डायमेंशनल बॉक्स पढ़ रहा हूँ, तो कौन सी लेके चलूंगा, इन 1D बॉक्स, इन 1 डायमेंशनल वाली। तो 1 डायमेंशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, जल्दी से बताओ फास्ट, क्या होती है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम, हाँ जी, ई माइनस के वी साई साई अपॉन एच स्क्वायर, वेरी गुड, अपॉन एच स्क्वायर। तो ये आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 1D 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये आपकी है, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे आगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा कंडीशन ले लेते हैं, आपने देखा था बाउंड्री पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी बाउंड्रीज पे वो आपकी इनफाइनाइट थी, और बॉक्स के अंदर जो देखी थी वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। तो मैं अभी ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या ले रहा हूँ, इस पार्टिकल के लिए कहाँ जानना चाह रहा हूँ, इस बॉक्स के अंदर। तो इस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितने रख दूंगा, 0। दैट मीन जैसी पोटेंशियल एनर्जी 0 रखूंगा इट बिकम्स 8 पाई स्क्वायर एम ई साई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपकी बन गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसके लिए, 1D बॉक्स के लिए। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनी है, ठीक। अब इससे आगे चलते हैं, थोड़ी सी और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए पहले बुक से 2-4 टर्म्स समझ लेते हैं, या बुक में इसको समझ लेते हैं, इतना मेरे को आपको समझाना था। तो यहाँ पे हमने देखा कि विद इन द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बन गई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 8 पाई स्क्वायर एम ई साई। एक्चुअली थोड़ा लिखने में टाइम लग रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ बुक में ही समझा देता हूँ उसको जल्दी जल्दी, थोड़ा सा बस को समझने की जल्दी से कोशिश कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं विद इन द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी 0 है, आपने इक्वेशन बना दी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 8 पाई स्क्वायर एम एच अपॉन में ई साई इक्वल टू 0, ठीक। अब इसने क्या कर दिया, देखो जो आपका के स्क्वायर है, के स्क्वायर की जगह पे ये पूरी टर्म मान ली, ये पूरी टर्म को के स्क्वायर मान लिया। मैं समझा देता हूँ क्या कह रहा है, कि ये जो पूरी टर्म है, ये जो पूरी टर्म है इसको इसने के स्क्वायर मान लिया, क्या मान लिया, के स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं के स्क्वायर बराबर लिख देता हूँ 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर, इसको पूरे को मान लिया इसने के स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ से यहाँ पे जो इक्वेशन बनी होगी इट इज डेल स्क्वायर साई, हालांकि बुक में दे रखा है बट मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक, के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। मुझे आपने डिफरेंशियल ऑब्वियस बात है आपने पढ़ा है सेकंड ईयर में, तो मुझे बता दो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है, इसके लिए जो साई के सॉल्यूशन आएंगे, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर साई, साई है ना यहाँ पे फंक्शन, तो फंक्शन के सॉल्यूशन क्या आएंगे मुझे बताइए मैथमेटिक्स वाले, जल्दी से फास्ट, पढ़ा है ना सेकंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है, इसके लिए साई की क्या फंक्शन की क्या जो है सॉल्यूशंस आएंगे, व्हाट आर द सॉल्यूशंस बताइए, बोले जल्दी से। तो देखो जनरल सॉल्यूशन यहाँ दिए हुए हैं, जब आपकी इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल होती है तो यहाँ पे आपको जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के ये दिए हुए हैं, जहाँ पे देखो साई बराबर k1 e की पावर i के एक्स प्लस k2 e की पावर माइनस का आइटा के एक्स,
यहाँ पे k1 k2 कांस्टेंट है। फिर इसको जब सॉल्व करते हैं आपको पता है e की पावर आयटा kx इसकी वैल्यू होगी cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा, ये सब आप जब रखते हैं उसका जब लास्ट सॉल्यूशन निकालते हैं तो साई बराबर a sin kx प्लस के b kx। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन याद नहीं है तो बस डायरेक्ट याद कर सकते हो कि साई बराबर हो जाएगा a sin kx, मतलब इसके जो जनरल सॉल्यूशन निकल के आएंगे यहाँ साइड में लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इतना कोई मैथ नहीं पढ़ना आपको, नहीं याद नो प्रॉब्लम, याद है तो जनरल सॉल्यूशन इसके निकाल के देख लेना, नहीं याद है तो डायरेक्ट याद कर लेना कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन निकल के आएगा साई बराबर निकल के आएगा a sin kx प्लस के b cos kx। ये जो है इसके जनरल सॉल्यूशन निकल के आएंगे, तो ध्यान देना इट इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? जो मैंने अभी बना के दिखाई, बुक में यहाँ पे जनरल इक्वेशन को माइनस का लेके चल रखा, कोई दिक्कत नहीं है, आपने डेल स्क्वायर साई पर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के साई इक्वल टू 0 के जो जनरल सॉल्यूशन निकाले हैं, आपको ये भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन जो आपने इसको भी सॉल्व करके निकाला है साई बराबर a sin kx प्लस के b cos kx, इसको आप ध्यान रखना ये इसका जनरल सॉल्यूशन निकल के आया है। ठीक, अब यहाँ पे कहानी में आपको कुछ और समझा देता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ वेयर a एंड b जो है उसके कांस्टेंट हैं, आर्बिटरी कांस्टेंट जिसे कहते हैं, वेयर a एंड b आर आर्बिटरी कांस्टेंट। जनरल सॉल्यूशन निकालने याद है या बिल्कुल ही भूल गए हो? आर्बिटरी कांस्टेंट देखो याद तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा है इसके बारे में, बट मैं चाहता नहीं यहाँ पे मैथ आपको बताऊं, क्योंकि मैथ आप इसमें छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जनरली आपको यहाँ पे केमिस्ट्री के बेसिस पे इसको ध्यान रखना है। याद है बोलिए, सेकंड ईयर जो पढ़ के आए मैथमेटिक्स, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के कैसे हम निकालते थे? कुछ y बराबर ऐसे e की पावर उसका p करके कुछ आई थिंक इंटीग्रेशन वगैरह कुछ करते थे, कुछ भी याद नहीं? चलिए ठीक, तो ध्यान रखना आपने एक जनरल इक्वेशन मानी, फिर से समझाया तो आपने क्या करा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ली, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद आपने पोटेंशियल एनर्जी विद इन द बॉक्स जीरो मानी है, तो आपने जीरो यहाँ पे पुट कर दिया v बराबर, तो आपकी इक्वेशन निकल के आई, इस पूरी इक्वेशन को k स्क्वायर मान लिया आपने, जैसे इसको k स्क्वायर माना तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपकी, आपने उसके जनरल सॉल्यूशन निकाले, याद रख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन भी आपसे पूछ सकता है, डिट्टो यही इक्वेशन देगा आपको, कहेगा फॉर दिस इक्वेशन द जनरल सॉल्यूशन इज, तो साई बराबर a sin kx b cos kx, ऊपर वाली नहीं देगा किसी भी तरीके से एग्जाम में, क्योंकि पेपर आप केमिस्ट्री का दे रहे हैं मैथ का नहीं दे रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन आप याद कर सकते हैं, जो कि साई बराबर a sin kx प्लस के b cos kx निकल के आया है, जहां पे a और b के हैं इसके आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं। ठीक, अब मैं एक इनकी अगर जनरल इक्वेशन रखूंगा तो मुझे साइन और कॉस की यहाँ से वैल्यूज पता लगने लगेंगी, पर जरा बुक वाले मेथड को भी देख लेते हैं, बुक में इस मेथड को कैसे जो है यहाँ पे अप्लाई किया है। तो एक बार रुक जाओ, पहले मैं बुक वाला मेथड एक बार देख लेता हूँ, फिर इसको अपने मेथड से कराने की कोशिश करता हूँ। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दी, चलो छोड़ो, इसने पता नहीं क्या करा है। देखो डायरेक्टली हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, ऑन अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, पता नहीं इसने दो बार डिफरेंशिएट करके कैसे उसको साई बना दिया। चलिए, ऑन अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करता हूँ तो यहाँ से मेरा देखो साई की कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी, बस वही वैल्यूज निकालनी है। तो साई बाउंड्री कंडीशन क्या होंगी मेरी, बाउंड्री कंडीशन पे एक मैं पहले x बराबर 0 पुट कर देता हूँ, और साई आपको पता है बाउंड्री पे x कौन सी कंडीशन ले रहा हूँ, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन, यहाँ इनिशियल लिख देता हूँ, है ना, यहाँ इनिशियल लिख देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर डाल के चलता हूँ, इट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक, इट इज इक्वेशन नंबर 2, इट इज इक्वेशन नंबर 3, इसके सॉल्यूशन को इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ। तो अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन कर रहा हूँ, इनिशियल कंडीशन बाउंड्री की शुरुआती कंडीशन यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो इनिशियल कंडीशन में अगर देखूं तो x बराबर 0 है, और जो आपका साई बराबर है वो भी 0 है। कौन सी इनिशियल कंडीशन, जब मैं यहाँ पे इस तरफ देख रहा हूँ, इस तरफ देख रहा हूँ इनिशियल में, तो x बराबर 0 है, साई बराबर 0 है, तो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन में पुट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे पुट करूंगा इन इक्वेशन 4, यहाँ लिख देता हूँ इन इक्वेशन 4, बुक में पता नहीं क्या करा हुआ है, मुझे तो समझ में आया नहीं, आप पढ़ के देख लेना, समझ में आएगा तो आप बुक के अकॉर्डिंग कर लेना, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बाउंड्री कंडीशन पुट करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा a साइन, ठीक है, के x बराबर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक, प्लस के b कॉस, ठीक,
साई भी मेरा 0 है, मैं साई को भी 0 रख देता हूँ इक्वल टू के, सॉरी ठीक, इस साई को भी मैं 0 रख देता हूँ, ये 0 है ठीक, क्योंकि सब बाउंड्री पे साई 0 है। तो k0 b cos यहाँ x बराबर 0। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि साइन 0 जो होता है, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ बायो वाले स्टूडेंट भी हैं तो मैथ नहीं है, तो साइन 0 बराबर 0 होगा और cos 0 बराबर 1 होगा। मैथमेटिक्स वाले ये जानते ही हैं, और थोड़ा बहुत इतना तो हम सब बेसिकली जानते ही हैं। तो यहाँ से 0 बराबर, तो ये टर्म हो गई 0 0, ठीक है जी, ये टर्म हो गई 0 प्लस b cos 0 हो जाएगा 1। डेट मीन्स यहाँ से मेरी जो b की आर्बिट्रेरीनेस है वो साफ साफ पता चल गई कि b यहाँ पे कांस्टेंट तो है बट b इज 0, b इज 0। बोलिए भाई, इतनी बात समझ में आई? सिंपल सा मैथमेटिक्स मैंने अप्लाई किया है, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करी है, तो मेरा b बराबर 0 आ गया। बोलो भाई, इतनी बात जल्दी से बताइए, फास्ट बोलें। ठीक है, करेक्ट, इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो अब अप्लाई करते हैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन, दैट मींस फाइनल बाउंड्री कंडीशन। इनिशियल फाइनल क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको इनिशियल फाइनल की कोई आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट बाउंड्री कंडीशन 1 लिख सकते हैं, बाउंड्री कंडीशन 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फाइनल कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे x बराबर, ऑब्वियस बात है, फाइनल में x बराबर l हो गया था और साई तो मेरा बाउंड्री पे 0 है, सिंपल सी कहानी। अच्छा, इसे इक्वेशन नंबर डाल लेता हूँ, लेट अस से 5 या a मान लेता हूँ इसे इक्वेशन, ठीक। अब यहाँ से जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो वो किसी में अप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 4 में अप्लाई करना है, इक्वेशन 4 में ये मुझे अप्लाई करना है, ठीक। तो अप्लाई करता हूं, तो साई बराबर है मेरा 0, मैं यहाँ पुट कर देता हूं, इक्वल टू a साइन k और ये हो जाएगा l ऑब्वियस, प्लस प्लस b cos k l, ठीक। अब यहां से मैंने ऊपर ही निकाला था कि b बराबर 0 आ गया, तो पुट कर देता हूं b बराबर 0, क्योंकि b आर्बिट्रेरी की मेरी वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं। तो पुट b बराबर 0, सो द इक्वेशन बिकम्स 0 इक्वल टू a sin k l। तो ये मेरी वैल्यू निकल के यहां से आ गई, ठीक। अच्छा, अब यहां से, अब आपको पता है a इंटू ए साइन के एल है, आपको पता है यदि a इंटू बी 0 होता है, a इंटू बी यदि 0 होता है तो आप लिख सकते हैं इट मे बी a इक्वल टू 0, इट मे बी b इक्वल टू 0। तो मैं यहां से लिख देता हूं, सो अप्लाइंग दिस, यहां से a इक्वल टू तो हो गया 0 एंड साइन के एल इज ऑल्सो इक्वल टू 0। बोलिए भाई, इतनी बात समझ में आई? अब यहां से साइन के एल इक्वल टू 0, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया साइन के एल इक्वल टू 0 है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि साइन 0 की वैल्यू साइन 0 इक्वल टू साइन 0 हो सकता है, और साइन एन पाई इक्वल टू ऑल्सो 0, तो साइन एन पाई इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो डेट मीन्स इस 0 की जगह पे मैं साइन एन पाई लिख देता हूँ, क्योंकि साइन एन पाई जब भी मिलेगा उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। मैथमेटिक्स वाले जानते हैं और बायो वाले बस को याद कर सकते हैं कि साइन एन पाई की टर्म में कभी भी आएगा, पाई की टर्म में कभी भी आएगा, एन का मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा तो उसकी वैल्यू भी 0 होगी, तो उस 0 की जगह पे मैंने साइन एन पाई पुट कर दिया। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ साइन से साइन में काट देता हूं, तो यहाँ बचा के एल इक्वल टू एन पाई, और यदि मैं यहाँ से k की वैल्यू निकाल दूं तो आ जाएगा एन पाई अपॉन में l। बोलिए भाई, क्या इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? मुझे जल्दी से बता दे, फास्ट पार्टिकल इन 1D बॉक्स खत्म कर लेते हैं जल्दी से बाकी लोग। चलिए, अब देखो ये बुक में जो करा है भैया आप समझ लेना, आप इंटेलिजेंट लोग हैं, मुझे तो नहीं समझ में आया क्या इसने निकाला है, ठीक है ना। बाकी इसमें कंडीशन तो वही लगाई है, बाद में b बराबर 0 पुट करके ये जो भी इसने पुट करा है, ठीक, तो उसको देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो यहाँ से k बराबर n पाई बाई l आ गया, ठीक। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, तो अब मैं क्या करता हूं, मुझे एक चीज तो पता चल गई कि b वाली टर्म तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गई, b वाली टर्म बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गया। दैट मीन्स इक्वेशन 4 में, इन इक्वेशन 4 अगर मैं b बराबर 0 पुट कर देता हूं, b बराबर 0 पुट कर देता हूं, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, साई बराबर a साइन k x। देखो जरा, यहाँ पे देखो, ये क्या बन गई इक्वेशन, यहाँ पे a साइन के एल है, b बराबर जैसे ही मैंने 0 पुट करा, b बराबर 0 पुट करते इक्वेशन मेरी क्या बन गई,
इक्वेशन क्या बन गई, ऑब्वियस बात है मेरी इक्वेशन बन गई साई बराबर ए साइन के एक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ x बराबर l रखता हूँ, x बराबर l रखता हूँ, या फिर मैं सिंपली इसको यही रहने देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे कुछ आई थिंक गड़बड़ हुई है। यहाँ पे अगर मैं n पाई x बाई l, एक मिनट रुक जाइए, क्या गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है क्योंकि यहाँ पे एक l एक्स्ट्रा आ रहा है, x बाई l, यहाँ से साइन कट गया, ठीक है, यस वेरी गुड, के एल इक्वल टू एन पाई है, के इक्वल टू एन पाई बाई एल है। तो यहाँ पे मैं अगर वैल्यू पुट कर देता हूँ, वेव इक्वेशन में क्या गड़बड़ आ गई, ए साइन के एक्स, मैंने यहाँ b बराबर 0 पुट करा है, चलिए, क्योंकि यहाँ से a इक्वेशन से b बराबर 0 आ गया, b बराबर 0 आ गया तो साई बराबर a साइन के एक्स बचा। ठीक है जी, a साइन के एक्स बच गया, मैंने k की वैल्यू निकाली, अगर मैं इसे यहाँ पुट भी कर दूं तो साई बराबर आ जाएगा a साइन n पाई, और यहाँ x तो है ही, n पाई x अपॉन में l। ठीक है, इक्वेशन ठीक आ रही है, ये तो निकल के आ रही है, यस, मैं ही गलत इक्वेशन रखने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, जो मैंने b बराबर 0 पुट करा इक्वेशन 4 में, इक्वेशन सही बन रही थी, मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, मुझे लगा यहाँ पे कुछ हमने गलत कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, जब साई बराबर a साइन के एक्स आया तो मैंने यहाँ पे k की वैल्यू जो यहाँ निकल के आई इस इक्वेशन b मान लेता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन b से मैंने k की वैल्यू पुट कर दी, तो k की वैल्यू जैसे मैंने पुट करी तो साई बराबर मेरा a साइन n पाई x बाई l आ गया। दैट मीन्स मेरा यहाँ से एविडेंस ये मिला कि जो ये पार्टिकल यहाँ प्रोपोगेट हो रहा है, ये जो पार्टिकल यहाँ प्रोपोगेट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है, और साइन फंक्शन से हमने याद होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया था। दैट मींस ये कहीं ना कहीं साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है, और आपको पता है एक साइन वेव किस तरीके से प्रोपोगेट होती है, कुछ इस तरीके से, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, इस तरीके से आपकी जो है एक साइन वेव प्रोपोगेट हो रही है होती है। ये मैं आपको ऑलरेडी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में बता चुका हूँ, कि हमने उसको एज ए साइनसॉइडल वेव मान के चले थे। ठीक है जी, तो यहां से आगे इसकी वेव इक्वेशन, इसे मान लेता हूं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो ये तो मेरा आ गया वेव कि इसका वेव फंक्शन क्या होगा, उस पार्टिकल जो पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल एज ए वेव मूव कर रहा है इन 1D बॉक्स, तो उसका वेव फंक्शन क्या होगा ये मुझे निकालना है, और जो कि मैं निकाल चुका हूं। अब सेकंड चीज मुझे क्या निकालनी होती है, मुझे इसकी एनर्जी निकालनी होती है। तो फॉर हाँ जी भैया, आपने एक्स एल पुट करा है तो ऊपर इक्वेशन में एल पुट नहीं करा, ए साइन एक्स साइन एन पाई एल, तो एल से एल नहीं कटेगा? नहीं, नीचे नीचे नीचे, यहाँ पे, हाँ इसमें यहाँ पे आपने x कहा बराबर ना l पुट करूंगा। हाँ जी। हाँ, तो आप x बराबर l पुट करेंगे, बट कब, जब मैं बाउंड्रीज पे होऊंगा। भाई एक बात बताइए, ये मेरी पूरी लेंथ यहाँ से x बराबर 0, यहाँ से x बराबर l है, दैट मीन्स ये पूरी लेंथ मेरी x है, तो पार्टिकल अच्छा तो कहीं भी हो सकता है ना विद इन द बिटवीन। अब बताओ x बराबर, अगर मान लो पार्टिकल इस कॉर्नर पे इनिशियल पे है जहां से वो चलना शुरू कर रहा है, x बराबर 0 हो गया, ये मेरी इक्वेशन ये नीचे लिखी है। अब बताओ यहाँ मैं x बराबर 0 पुट करूंगा तो a साइन n पाई 0 हो जाएगा, एन साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, मेरा वेव फंक्शन 0 हो गया। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे ही आप कह रहे हैं अगर x बराबर l पुट कर देंगे, यदि x बराबर l पुट कर देंगे तो यहाँ l पुट करी, l से l कट गया, तो कितना बचा, a साइन n पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, दैट मीन्स मेरा बाउंड्री पर साइन कितना हो गया 0। दैट मीन्स बाउंड्री के अंदर तो कुछ ना कुछ साइन की वैल्यू होगी, दैट मीन्स x की वैल्यू जो भी आएगी, l आपका l बाई 2 आएगी या l बाई 3 आएगी, दैट मीन्स उसकी उसके अंदर तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो ऑब्वियस बात है वहां पे कुछ ना कुछ तो वेव बनेगी वो। अच्छा अच्छा, ठीक है। जो आप कह रहे हो x बराबर l पुट करना है, वो तो बाउंड्री कंडीशन हो गई, बाउंड्री तो मैं बता ही रहा हूँ साई 0 हो जाएगा, पर इसके अंदर, इस बाउंड्री के अंदर भी तो वेव वो मतलब वो पार्टिकल घूम रहा होगा, तो उसकी कुछ ना कुछ साई फंक्शनल वैल्यू होगी नहीं होगी। हाँ जी हाँ जी। और बोलिए भाई, कोई डाउट है? नहीं नहीं। चलिए, फॉर एनर्जी हमने देखो k की वैल्यू निकाली n पाई बाई l, और अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ टर्म मानी थी, हमने k स्क्वायर बराबर कुछ माना था, और वो कितना माना था जल्दी से देख लेते हैं। k स्क्वायर बराबर 8 पाई स्क्वायर m e अपॉन h स्क्वायर माना था, तो k स्क्वायर बराबर m 8 पाई m e अपॉन h स्क्वायर माना था, अपॉन h स्क्वायर माना था। k की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं ऊपर से, जो कि मैंने अभी निकाली थी, क्या निकाली थी, n पाई बाई l, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ,
इट इज n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 8 पाई m e अपॉन h स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको जल्दी से रिजॉल्व करके देख लेते हैं क्या वैल्यू यहाँ से आने वाली है। तो एनर्जी निकाल लेता हूँ, E इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई m l स्क्वायर। डेट मीन्स 1D बॉक्स के लिए जो मेरी एनर्जी निकल के आई वो कितनी निकल के आई, n स्क्वायर h स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 8 पाई सॉरी m स्क्वायर h स्क्वायर पाई है, एक पाई से पाई काट लीजिए तो डेट मीन्स ये इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी 8 पाई स्क्वायर m, यहाँ पे भी पाई स्क्वायर आएगा, सॉरी पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, ये पाई स्क्वायर होगा शुरू में देख लीजिए, यस 8 पाई स्क्वायर m है, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर आप काट लीजिए, दैट मीन्स जो मेरी एनर्जी है वो निकल के आएगी कितना, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, 8 ml स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी टर्म। तो ध्यान रखना ये जो है एनर्जी टर्म है पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए, ठीक है। सो इट इज द एनर्जी टर्म फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स, दिस इज द वेव टर्म फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको ध्यान रखना है आपको कि पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए जो आपका वेव इक्वेशन है वो क्या निकल के आएगी और जो आपकी एनर्जी इक्वेशन है वे क्या निकल के आएंगे। तो यही आपके निकाली हुई है, यहाँ पे इसका वेव इक्वेशन निकाला है, n पाई x बाई l था, इसने a मान रखा तो a माना है, यहाँ पे एनर्जी निकाल के देखिए तो यहाँ पे n स्क्वायर स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर, ठीक। अब आपसे जनरली क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि अब ये बताइए n की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू फॉर n फॉर 1D बॉक्स, तो n तो जीरो हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि कोई भी चीज अगर है, कोई भी पार्टिकल अगर है तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है ना, एनर्जी तो ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं मरने के बाद ही जीरो होगी, पर अगर पार्टिकल है तो ऑब्वियस बात है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो एन की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ऐसे ही 1 से आगे चलता रहेगा 2 3 4 5 6 इस तरीके से आगे को चलता रहेगा। दैट मीन्स मिनिमम एनर्जी आपसे पूछ सकता है, तब मिनिमम एनर्जी आप बता सकते हैं, n की जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर। तो इस तरीके से हल वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, द पार्टिकल इन 1D बॉक्स सो एट n इक्वल टू 1, या फिर पूछ सकता है सो एट ग्राउंड स्टेट, पार्टिकल इन 1D बॉक्स में ग्राउंड स्टेट में उसकी क्या एनर्जी होगी, व्हाट इज द एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, तो पूछेगा आपसे ग्राउंड स्टेट में उसकी क्या एनर्जी होगी, तो ग्राउंड स्टेट में n बराबर 1 रख सकता हूं, तो ग्राउंड स्टेट में n बराबर 1 रख सकता हूं क्योंकि मिनिमम स्टेट यही होगी। तो यहाँ पे जनरली काफी बुकों में यहाँ पे e के बेस में n लिख देता है, क्यों, क्योंकि जब n बराबर 1 पुट करोगे तो इसे e1 कहेंगे, जो कि इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी, वो कितनी होगी h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो जाएगी, जो कि आपसे जनरली एग्जाम में पूछ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में। बोलिए भाई, क्या 1D बॉक्स में इतनी बात आपको समझ में आई, बोले जल्दी से, कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। तो याद रखना अब हम जितनी भी क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे, हम उसका वेव फंक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, हम उसकी एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। बोलिए भाई, क्या इतनी बात क्लियर है सभी के? हाँ जी भैया। बोलो, एनी डाउट? बाकी लोग, एक ही जने को समझ आ रहा है, बाकी को नहीं आ रहा? भैया जी, क्लियर है भैया जी। ठीक है, अच्छा फंक्शन को यहाँ पे, ये फंक्शन को यहाँ पे कि x को यहाँ नॉर्मलाइज करके भी बताया गया है, चलिए हम फंक्शन को यहाँ नॉर्मलाइज करके भी देखेंगे, फंक्शन को यहाँ नॉर्मलाइज करके भी देखेंगे। तो देखिए अब जो यहाँ मेरा फंक्शन है ये साई बराबर a sin n पाई x बाई l, फंक्शन क्या है मेरा, साई बराबर a sin n पाई x बाई, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है जी, a sin n पाई x बाई l ये मेरा फंक्शन है जो मैंने ऊपर निकाला, किसके लिए, पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए। दैट मींस पार्टिकल जो एक वेव की तरह मूव कर रहा है एक 1D बॉक्स में, उसका जो वेव फंक्शन है, जो उसकी वेव इक्वेशन है या फंक्शन है, तो वो साई बराबर a sin n पाई x बाई l है। अब आप सभी ये देखिए ये इक्वेशन, इसमें कहीं भी अभी तक मैंने नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाया है, दैट मींस इस इक्वेशन को मुझे नॉर्मलाइज करनी पड़ेगी, इस इक्वेशन को मुझे नॉर्मलाइज करनी पड़ेगी। तो ध्यान देना, फॉर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के लिए मुझे क्या करना होता है, ध्यान देना, फॉर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो वेव है आपको पता है साई निकालना होता है, कल भी बताया था, नॉर्मलाइजेशन पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, साई स्टार
वेव x डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो dx इक्वल टू ये मुझे 1 के बराबर मानना पड़ेगा। याद होगा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। तो अब इसी इक्वेशन को मुझे नॉर्मलाइज करके बताना है, तो ऑब्वियस बात है इसका साई क्या निकल के आएगा, साई बराबर a sin n pi x by l। तो इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स क्या निकल के आएगा, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स का निकल के आएगा सिंपल सा सेम यही, सिमिलरली यही इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकल के आने वाला है, ठीक है जी, यही इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकल के आने वाला है। तो साई बराबर a sin n pi x by l, ठीक, और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई बराबर a sin n pi x by l निकल के आएगा। वाई, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आपने देखा था जो आपको कल पढ़ाया था, फॉर एग्जांपल z बराबर a प्लस आइटा b आपने माना था, a प्लस आइटा b आपने माना था, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर मैं निकालूं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सॉरी नॉट मॉड्यूलस, इट इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यदि मैं इसका निकाल लूं तो ऑब्वियस बात है ये निकल के आएगा a माइनस आइटा b। तो आपने क्या देखा था, जो आइटा वाली टर्म है उसी में प्लस माइनस को चेंज करते हैं, बट यहाँ पे कहीं आइटा है नहीं, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो ऑब्वियस बात है इसका कॉम्प्लेक्स जो कॉन्जुगेट है वो भी सेम यही रहेगा। ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब भी आप निकालते हैं किसी भी इमेजिनरी पार्ट का, तो इमेजिनरी पार्ट में अगर प्लस है तो माइनस लग जाएगा, माइनस है तो प्लस लग जाएगा, बट इस फंक्शन में कहीं भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो डेट मींस जो इसका रियल पार्ट रहेगा वही इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पार्ट भी रहेगा। अब देखिए मैं कैसे करूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑब्वियस बात है लिमिट रखूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा x बराबर 0 से, मेरी जो लेंथ x बराबर 0 है उससे x बराबर l तक ये पूरा फंक्शन चल रहा है, ठीक। अब इसके बाद साई इंटू साई स्टार होता है, तो साई की वैल्यू पुट कर देता हूं जो कि आपको साफ साफ दिख रही है, a sin n pi x by l, ठीक है जी, इंटू साई स्टार है तो सिंपल a sin n pi x अपॉन l, ठीक, और यहाँ पे फंक्शन dx है तो यहाँ मैं dx ले लेता हूँ, और हम डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पे कर रहे हैं, तो a इंटू ए इट बिकम्स a स्क्वायर लिमिट पुट कर देता हूँ 0 से l, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर n pi x बाई l इक्वल टू 1, ठीक। अब काफी बच्चे जो जानते हैं इंटीग्रेशन सॉल्व करना, बाकी बायो वाले बच्चे नहीं जानते हैं, तो उनके लिए सिंपल है कि आप इसको डायरेक्टली याद कर लो, 0 से l तक साइन स्क्वायर n पाई x, और मैथ वाले बच्चे इसको निकाल के भेजेंगे मुझे, इसकी जो वैल्यू है वो l/2 निकल के आएगी, निकाल के देखना, मुझे सभी सेंड करेंगे, 0 से l साइन स्क्वायर n पाई x l की वैल्यू जो है l/2 आती है, ये सभी मुझे निकाल के दिखाएंगे। तो a स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा l/2, क्योंकि ऑब्वियस बात है केमिस्ट्री में पढ़ना है, बायो वाले स्टूडेंट भी, इसलिए सीसीएस जनरली ऐसे डिराइव वाले क्वेश्चन नहीं देगी, तो आपको डायरेक्ट ये वैल्यू याद कर लेनी है। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, √2/l, √2/l, बस ये a की वैल्यू जो √2/l आई है इसको इस वेव इक्वेशन में पुट कर दो, दैट मींस जो मेरा साई है अब ये नॉर्मलाइज्ड हो गया है, √2/l sin n pi x ऑन में l। सो अब मेरा जो फंक्शन है, फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, फंक्शन को शॉर्ट में fx लिखता हूं, इज नॉर्मलाइज्ड, ये जो मेरा फंक्शन है मैंने इसको नॉर्मलाइज्ड करके रख दिया है। दैट मींस नॉर्मलाइजेशन जब भी करना होगा, या फंक्शन आपको अननॉर्मलाइज्ड कैसे दिखेगा कि उस फंक्शन पे यहाँ पे a दिया होगा, कुछ ऐसी वैल्यू दी होगी, जैसे आप उसको नॉर्मलाइज करेंगे तो उस a की जगह पे कुछ ना कुछ ऐसे सॉल्यूशन वाला पार्ट आ जाएगा, जैसे √2/l कई जगह पे √3/l देखने को मिलेगा, तो फंक्शन समझ जाना आपका नॉर्मलाइज्ड है। बोलिए भाई, क्या इतनी बात सभी के क्लियर हुई? बोलो जल्दी से फास्ट। हाँ जी भैया। बाकी लोग चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे फंक्शन को नॉर्मलाइज करके देख लिया, जैसा कि यहाँ पे भी बुक में आपके दिखा रखा है, तो √2/l sin n pi x। अच्छा, यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू वगैरह पुट कर रखी है, इसको आप कर सकते हैं। k की जगह पे आपने माना था ना k स्क्वायर बराबर, इक्वेशन को और ज्यादा आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि आपने माना था k स्क्वायर बराबर 8 पाई स्क्वायर m e अपॉन में h स्क्वायर, ये आपने माना था, तो उसने k की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, स्क्वायर को जब भी आप इधर भेजेंगे अंडर रूट में चला जाएगा, तो इट इज √8 पाई स्क्वायर m। बुक में बस इक्वेशन को सड़ाने में लगा हुआ है और ज्यादा, तो आप भी इसको सड़ा सकते हैं, h स्क्वायर, दैट मींस k की जगह पे यहाँ पे वैल्यू आपने जो k ऊपर माना था, ऊपर k माना था है ना, यहाँ पे आपने a sin k x माना था, तो यहाँ पे k x है, इस k की जगह पे उसने ये वाली पूरी वैल्यू पुट कर दी। तो मैं आपको बताया था उसने क्या करा है, आप जनरली जानते हैं साई बराबर √2/l, पूरी इक्वेशन को अंडर रूट में चेंज कर दिया, साइन, ठीक है जी। यहाँ पे k बराबर था n pi x by l, तो मैं इसको kx ही मान लेता हूँ,
बस ने कुछ नहीं करा, ये जो k वाली वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर दिया, इट इज अंडर रूट 2/l साइन k की जगह पे ये वैल्यू पूरी पुट कर देता हूँ, अंडर रूट में बना दिया उसने पूरे में, तो यहाँ हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर m e अपॉन h स्क्वायर, ठीक है जी, इंटू x। तो ये पूरी इक्वेशन यहाँ से इसने निकाल के बना दिया इस तरीके से, ठीक है। बुक में से देख के कंफ्यूज मत होना, ऐसी भी इक्वेशन आपको एग्जाम में दी हुई मिल सकती है। तो जैसा भी क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर बनना है तो क्वेश्चन वो किसी भी तरीके से बना सकता है। साई बराबर बोल देगा द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर 1D बॉक्सेज, इक्वेशन ये भी दे सकता है, इक्वेशन ये भी दे सकता है, इक्वेशन जो ऊपर निकाली ये भी दे सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो उससे कंफ्यूजन मत होना, अच्छे से 1-2 बार डेरिवेशन को देख लेना, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। बाकी आपको ये कोई इतना इंटीग्रेशन वगैरह निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यूज याद कर सकते हो, इट बिकम्स L/2, क्योंकि आपका एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स है। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्रारंभिक, दैट मींस आप उसको शुरू करने जा रहे हैं, तो शुरुआत में इतना ही काफी है, ठीक। बस इससे अब काफी बार क्वेश्चन अगर इससे ज्यादा अगर आपसे पूछ लिया जाए, इससे ज्यादा इंक्रीज करके पूछ लिया जाए, तो बस यहाँ पे 2D बॉक्स आपसे पूछ सकता है और 3D बॉक्स आपसे पूछ सकता है। तो 2D बॉक्स के लिए कुछ नहीं करना है, 2D बॉक्स के लिए ध्यान रखना बस 2 बातें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 2D बॉक्स का मतलब है कि आप साई अभी तक x की टर्म में ले रहे थे, 2D बॉक्स में आपको x और y एक्सिस दोनों होगी, आप जानते हैं 2 डायमेंशन में आपका x और y दोनों होगा। तो बस साई की प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, साई जो होता है मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है, दैट मींस साई ऑफ एक्स वाई बिकम्स साई ऑफ x इंटू साई ऑफ वाई। ये साई का नेचर होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है। जबकि एनर्जी को अगर मैं एक्स और वाई की टर्म में लिखता हूं, एनर्जी को यदि मैं एक्स और वाई की टर्म में लिखता हूं, तो एनर्जी इज एडिटिव इन नेचर। एनर्जी कैसी होती है? एडिटिव इन नेचर। ऑब्वियस बात आपको पता है, किसी छोटी छोटी एनर्जी आप देखते हैं, आपने मोबाइल का ही अंदर देख लीजिए, तो आपको मोबाइल ही बताया था कितनी परसेंट बैटरी इस ऐप ने कंज्यूम करी है, इतनी परसेंट ने कंज्यूम करी है, टोटल सबको ऐड करते हैं तो 100% वो निकाल के बता देता है, ठीक है ना। तो एनर्जी कैसी होती है? इट इज एडिटिव इन नेचर, वेयरएज वेव इज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। हमने देखा था कंस्ट्रक्टिव वेव और डिस्ट्रक्टिव वेव कैसे 2 वेव ऐड होती हैं, मतलब हमने साइन टू साई स्टार ऑलरेडी करके देख चुके हैं, ठीक। तो ये इसका नेचर है। अब इसी नेचर को ध्यान में रखते हुए हमने साई बराबर ऊपर साई जो निकाला था, साई ऑफ एक्स, दैट मींस 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए साई ऑफ एक्स जो हमने निकाला था, इट इज अंडर रूट 2/l ऑफ साइन n पाई x बाई l। दैट मींस जब मेरा वेव केवल x डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा था, दैट मींस पार्टिकल केवल एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे साई x निकाल के देखा था, साई x बराबर अंडर रूट 2/l साइन n पाई x बाई l निकल के आया था। अब मुझे पढ़ना है, ये था 1D के लिए, मुझे पढ़ना है 2D के लिए। तो 2D में मुझे साई का फंक्शन तो पता चल गया कि साई ऑफ एक्स वाई, तो 2D के लिए क्या फंक्शन निकल के आएगा? साई ऑफ एक्स इंटू साई ऑफ वाई। तो ऑब्वियस बात है साई ऑफ एक्स मैंने अभी देखो निकाल के देखा, साई ऑफ एक्स मैंने निकाल के देखा, साई ऑफ वाई भी सिमिलरली इस तरीके से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? जस्ट मैं इसको नीचे लिख के बता देता हूं। साई ऑफ एक्स कितना होगा? तो हो जाएगा अंडर रूट 2/l और l कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए? लेंथ कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए? x। तो 2/l ऑफ x साइन n पाई x अपॉन l, ये l कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए? x डायरेक्शन। सिमिलरली इनटू y, तो साई y है, साई y कैसे निकलेगा? तो सिंपल, वेरी सिंपल, 2l y ऑफ साइन n पाई x की जगह पे क्या जाएगा? y, n पाई y अपॉन में लेंथ इन y डायरेक्शन। बोलिए भाई, तो आप 2 डायमेंशन वेव जो आपका पार्टिकल इन बॉक्स है वो भी निकाल सकते हैं। पार्टिकल इन 1D बॉक्स निकाला है, तो सिमिलरली आप पार्टिकल इन 2D बॉक्स का जो वेव फंक्शन है उसको भी निकाल के बता सकते हैं। बोलिए भाई, क्या इतनी बात क्लियर है? बोलो जल्दी से, फास्ट। हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। सिमिलरली अगर एनर्जी निकाल रहा हूं x और y डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस बात है एनर्जी इज एडिटिव इन नेचर, दैट मींस इट इज एनर्जी इन x डायरेक्शन प्लस एनर्जी इन y डायरेक्शन। व्हाट इज एनर्जी इन x डायरेक्शन? हमने निकाली थी, याद होगा, 8 n स्क्वायर h स्क्वायर, इट इज n स्क्वायर, n कौन सी डायरेक्शन का? x डायरेक्शन का, h स्क्वायर h तो प्लैंक कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अपॉन में 8 m l स्क्वायर, उससे x डायरेक्शन का मान सकता हूं। सिमिलरली यहां से n स्क्वायर, यहाँ y का, h तो प्लैंक कांस्टेंट है, x और y किसी का नहीं होगा, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, 8 कांस्टेंट होता है, m मास कांस्टेंट होगा पार्टिकल का, l स्क्वायर और ये y डायरेक्शन। सिंपल सी कहानी। तो ये एनर्जी आ गई किसकी? 2D बॉक्स। बोलिए भाई, क्या इतनी बात क्लियर है? बोलिए भाई, क्या इतनी बात क्लियर है? यस भैया। सो इट इज द एनर्जी इन 2D बॉक्स।
चलिए मुझे 3D बॉक्स के लिए जल्दी से निकाल के बताएं। फॉर 3D बॉक्स, 3D बॉक्स के लिए मुझे निकाल के बताएं। तो 3D बॉक्स के लिए मेरा साई है, उसमें x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा। जल्दी से मुझे निकाल के फोटो भेजें व्हाट्सएप पे, जल्दी से, डू इट फास्ट। तो 3D बॉक्स के लिए मुझे क्वेश्चन लिख के बताइए फास्ट, और आज की क्लास को यही करेंगे ओवर। इतना आज के लिए काफी है। पार्टिकल इन 1D बॉक्स, 2D बॉक्स एंड 3D बॉक्स हमने कंप्लीट कर दिया। तो जल्दी से मुझे एनर्जी टर्म एंड वेव टर्म लिख के बताइए। ठीक, जल्दी से करें, डू इट फास्ट। बाकी आज की क्लास को मैं ओवर करता हूँ। 3D बॉक्स के लिए मुझे लिख के भेजें जल्दी से, डू इट फास्ट, करें जल्दी से। और कोई डाउट है तो जब तक पूछ लें, डाउट है किसी के तो पूछें, अदरवाइज क्लास को ओवर कर रहा हूँ। और मुझे 3D बॉक्स का क्वेश्चन लिख के बताइए सभी, नहीं बता पाएंगे तो कल बताऊंगा। और जो मैथमेटिक्स वाले हैं इसको सॉल्व करके भेजेंगे, 0 to L लिमिट है, और साइन स्क्वायर n पाई x बाई L को सॉल्व करके भेजेंगे। जनरली सॉल्यूशन के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जनरली आप जानते हैं 2 साइन स्क्वायर जनरली 2 थीटा बराबर होता है। जनरली आप ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, 1 माइनस के cos 2 थीटा ऐसा करके कुछ फॉर्मूला बनता है, आई थिंक, सॉरी cos थीटा ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से ड्राइव करके इसको करने की कोशिश करें। ठीक है, आई थिंक मैंने फॉर्मूला सही लिखा होगा। बाकी आप मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं, आप ज्यादा अच्छा जानते हैं इसको। ठीक है, शायद मैंने यहाँ फॉर्मूला में साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस के cos 2 थीटा होता है शायद। ठीक है ना, इसको ठीक कर लें फॉर्मूले को, जो भी है। ठीक, बाकी इसको ड्राइव करके मुझे भेजें, और बाकी मुझे 3 डायमेंशन वेव इक्वेशन के लिए वेव फंक्शन लिख के बताइए। और कुछ डाउट है तो बताइए, अदरवाइज मिलते हैं अगली क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर।